Assalamu alaikum to all of you. Once again, we will discuss important topic regarding the structure of atom, that is थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. पहले आया था जॉन डाल्टन, जो एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था. उसने बोला था जो एटम है, एटम एक अल्टरनेट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, और ये जो एटम है ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल है एज पर जो जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी. एज पर दैट थ्योरी एटम इज द अल्टरनेट पार्टिकल ऑफ मैटर. लेकिन फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग 19th century some famous particles, subatomic particles were discovered, like electron were discovered, proton was discovered, further neutron was discovered. And जो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, इट फेल्स. ये फेल हो गई. क्यों फेल हो गई? बिकॉज इसने बोला था एटम इज द अल्टरनेट पार्टिकल ऑफ मैटर. लेकिन हमने एटम को फर्दर डिवाइड किया इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. ये जो जे थॉमसन था, इसने ये जो मॉडल दिया था, इसने ये दिया था 1898 में. 1898 में, इन 1898 में ये जो थॉमसन था, इसने बोला जो बेसिकली एटम है, एटम इज इन स्फेरिकल शेप. इसने बोला ये जो एटम है, इट इज इन स्फेरिकल शेप. इट इज इन स्फेरिकल शेप. पहला पॉइंट इसने यही बोला, यानी जो एटम है, एटम इज इन स्फेरिकल शेप. स्फेरिकल शेप. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने बोला जो ये एटम है, जो एटम का रेडियस है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर्स. दिस इज द रेडियस ऑफ दिस एटम. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने बोला जो एटम में ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्कैटर्ड हुए हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ऐसे स्कैटर्ड हुए हैं इस एटम में, सेम दैट इन द केस ऑफ लाइक वाटरमेलन. लाइक वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन में सीड्स स्कैटर हुए हैं, ऐसे ही एटम में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो एज पर दैट उसने बोला ये जो ये वाला रीजन है, यहां से ये सब रीजन है, वी कैन सी दैट दिस इज पॉजिटिव. ये पॉजिटिव रीजन है. और जो सीड्स है वाटरमेलन की, अगर आप एग्जांपल लोगे वाटरमेलन की, वाटरमेलन में जो सीड्स है दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन्स, और जो रेड कलर मास है दैट विल एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज. तो इसने बोला ये नेगेटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं एटम में सच दैट दे कैन मैनेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैनेज करते हैं. कौन? ये नेगेटिव चार्ज. लेकिन अगर आप देखोगे एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लाइक चार्जेस दे विल रिपल ईच अदर. ये जो थॉमसन है, थॉमसन का जो मॉडल था, इसने बोला था जो ओवरऑल मास ऑफ एटम है, ये भी आपको याद रखना है, मास ऑफ एटम, mass of atom is uniformly distributed. यानी जो mass of atom as for थॉमसन, इसने बोला जो mass of atom है it is uniformly distributed over the atom. over the atom. ये तीसरा पॉइंट था इसका. although J.J. Thomson was able to explain the overall neutrality of atom, यानी J.J. Thomson of मॉडल एक्सप्लेन करता है ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखनी है. पहला पॉइंट है इसने जो बोला है दैट एटम इज इन स्फेरिकल शेप. इसका जो रेडियस है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर्स, और जो मास ऑफ एटम है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम. और जो ये नेगेटिव चार्ज इनसाइड द एटम है, ये ऐसे इस अरेंजमेंट में है, इस मैनर में है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल मिनिमाइज कर रहे हैं. लेकिन जो ही फर्दर डेवलपमेंट हुआ मिड ऑफ द 19th century, ये जो थॉमस मॉडल ऑफ एटम है, इन्होंने कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की हैं, यानी वी कैन से दैट ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम.
उसमें से सबसे पहले जो ड्रॉबैक था, क्योंकि इसको एनसीईआरटी ने लिखा है प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, या राइजिंग पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी लिखते हैं, या इसको लिखा है वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। ये तीन नेम्स है इसके, यानी राइजिंग यानी प्लम पुडिंग पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, या इसको लिखते हैं वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, या इसको लिखते हैं राइजिंग पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, राइजिंग पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, राइजिंग पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। ये तीन नेम्स है इसके डिफरेंट। तो यहां से पता चलता है जो थॉमसन है, थॉमसन ने तीन चीजें बताई है। एक इसने बताया एटम इज इन स्फेरिकल शेप, पहली बात ये थी। दूसरी बात इसने बोली थी जो एटम का रेडियस है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर्स। और तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट बोला इसने बोला था मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट जो इसके ड्रॉबैक्स थे, जो मेन ड्रॉबैक्स थे इसके, ऑल्दो ही गॉट नोबेल प्राइज, इसको नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स थे, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये इसका पहला ड्रॉबैक था, यानी पहला, डू नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इसको बोला गया है जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड एटम, how they can be neutralize their charge, or we can say that he cannot explain how positive charge is retained inside the this atom with the help of this negative charge। यानी इसने ये explain नहीं किया है, यानी positive charge और जो negative charge जो इसने बोला है, जो positive charge और negative charge distributed है inside an atom just like a watermelon, ये इसने explain नहीं किया है how these electrons are held by the positive charge, ये इसने explain नहीं किया है। ये इसका पहला ड्रॉबैक था। और in other words we can say that he cannot explain the stability of atom। दूसरा important point, he cannot say anything about the nucleus of an atom, उन्होंने न्यूक्लियस ऑफ एटम के बारे में कुछ बोला ही नहीं, न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, यानी ही वाज लैकिंग ए टर्म न्यूक्लियस, वी कैन से दैट। इसको न्यूक्लियस का कंसेप्ट नहीं था, यानी नो कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, ये दूसरा ड्रॉबैक था इसका। यानी पहला ड्रॉबैक, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा, ही कैन नॉट say anything about the nucleus of an atom, यानी no concept of nucleus, ये इसको नहीं था, stability of atom नहीं था, और positive charge holds the negative charge, यानी how positive charge holds the negative charge, ये भी ये explain नहीं कर पाया। यानी how positive charge holds the negative charge inside an atom, यानी ये इसने एक्सप्लेन नहीं किए हैं। ये तीन ड्रॉबैक्स थे यहाँ पे जे थॉमसन के। पहला ड्रॉबैक क्या था, he cannot explain the stability of atom, or we can say that he cannot explain the overall stability of atom। दूसरा, he cannot say anything about the nucleus of an atom, no concept of nucleus। तीसरा, how positive charge holds the negative charge inside an atom, he cannot explain this, these were the drawbacks of the J.J. Thomson's model of atom that was given in 1898। although ये जो J.J. Thomson है, इसको नोबेल प्राइज मिला, जिसकी वजह से जब इसको नोबेल प्राइज मिला है 1906 में, इसको नोबेल प्राइज मिला है 1906 में, इसको नोबेल प्राइज मिला फॉर दिस मॉडल। सबसे अच्छी बात जो थी इस मॉडल में वो ये थी, इसने बोला था जो मास ऑफ एटम है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके मॉडल का, यानी द मास ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन स्टेबिलिटी इसने एक्सप्लेन नहीं की है, जिसकी वजह से ये जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम है ये इसके ड्रॉबैक्स निकले, तो ये फिर आगे इसको नहीं यहाँ पे स्टडी किया गया है। क्यों? रीजंस भी थे, क्योंकि जो मिड 19th सेंचुरी थी, मिड 19th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट आए हैं। फॉर एग्जांपल जो मिड 19th सेंचुरी थी, इन 1845 टू 1923, 1845 टू 1923, इसमें एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था, जिसको हम बोलते हैं विलियम रॉन्गटन। इसने बोला, इस विलियम रॉन्गटन ने बोला, अगर हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट पे डालेंगे या किसी मेटल पे डालेंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे एक मेटल पे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी whenever we strike a beam of electrons in any metal, इस मेटल में क्या होता है? फ्लोरिसेंस। क्या होता है? फ्लोरिसेंस। एज पर दिस साइंटिस्ट विलियम रॉन्गटन, इसने बोला जब भी हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल पे डालते हैं, वहां से स्पॉट्स बनते हैं, लाइट स्पॉट्स नेम्ड एज, वी कैन से दैट, जिनको फिर एक्सरे बोला गया है, वहां पे फ्लोरेसेंस क्रिएट होती है। लेकिन इस विलियम रॉन्गटन को ये पता नहीं था ये पार्टिकल्स कौन है, इसने इनका नाम क्या दिया? एक्सरे दिया, एक्सरेज दिया। और इसने ये भी बोला है, अगर हम कोई मेटल लेंगे जिसका डेंस कोर होगा, अगर कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल में तीन जो मेटल है, एक है प्लैटिनम और इरेडियम और ऑस्मियम। ये जो प्लैटिनम है, इरेडियम एंड ऑस्मियम, ये तीन जो मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, दीज आर डेंस मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी प्लैटिनम, इरेडियम एंड ऑस्मियम, ये डेंस एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। अगर हम देखेंगे इस ऑस्मियम को 22.6 होती है, क्या? इसको 22.6 होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इरेडियम को होती है 22.4, और ये जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम की जो डेंसिटी है वो होती है 21.4, यानी ये डेंस एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। एज पर दिस विलियम रॉन्गटन, इसने बोला अगर हम कोई और मेटल लेंगे जिसका न्यूक्लियस डेंस हो, तो ये जो रेज है, एक्स रेज जिनको इन्होंने बोला है, ये फिर ज्यादा निकलेंगे। यानी अगर हम टारगेट, इसने इसको बोला है टारगेट्स होता है वो मेटल जिस पे हम बम्बार्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसने बोला इनको टारगेट्स, यानी इसने क्या बोला, अगर हम कोई मेटल लेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे जो हाईली डेंस हो, तो उस पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करेंगे तो यहां से ज्यादा एक्सरे निकलती है, ज्यादा एक्सरे निकलेंगी। ये बोला था किसने? रॉन्गटन ने। फिर और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हेनरी बैकरेल। जो हेनरी बैकरेल था, इस हेनरी बैकरेल ने बोला कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एमिट करते हैं रेडिएशंस। हेनरी बैकरेल, ये जो हेनरी बैकरेल है, इसने बोला कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एमिट करते हैं रेडिएशंस। इन्होंने, वी कैन से दैट, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी दिया, यानी कुछ एलिमेंट्स हैं, दे कैन इटसेल्फ प्रोड्यूस रेडिएशंस एंड फिनोमेना इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। लाइक पोलूनियम है, फॉर एग्जांपल पोलूनियम है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारे पास। या वी कैन से दैट फ्रांसियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है, या वी कैन से दैट यूरेनियम। इसने बोला है, जो हेनरी बैकरेल है, ये दूसरा साइंटिस्ट आया इन द ईयर ऑफ 1852 टू 1908, यानी 1852 टू 1908, इस ईयर की रेंज में
हेनरी बैकरल एक साइंटिस्ट आया, इसने कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिव दिया। कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिव क्या है? इसने बोला है कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एमिट करते हैं रेडिएशंस विद इटसेल्फ, जिसमें फॉर एग्जांपल पोलोनियम है, फ्रांसियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है एंड यूरेनियम है। इसके बाद इसमें और काम किया है, फॉर एग्जांपल जो रदरफोर्ड था उसने भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है इसमें, इस रेडियो एक्टिविटी में, या वी कैन से दैट मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने भी एक अच्छा सा कंट्रीब्यूशन रहा उनका भी इसमें रेडियो एक्टिविटी में। उन्होंने बोला, जो रदरफोर्ड था उन्होंने बोला बेसिकली 3 पार्टिकल्स निकलते हैं जब हम बम्बार्ड करते हैं, या तो ये निकलेगा अल्फा पार्टिकल, या तो निकलेगा बीटा पार्टिकल, या तो निकलेगा गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। उसने बोला जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी लीस्ट है, बीटा पार्टिकल की एनर्जी 100 टाइम्स ग्रेटर देन है दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल 100 टाइम्स, और जो गामा पार्टिकल है इसका जो यहाँ पे इंटेंसिटी है और एनर्जी है ये 1000 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बीटा पार्टिकल। यानी ये बोला फिर रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनके पास लीस्ट एनर्जी होती है, बीटा पार्टिकल्स के पास इनसे ज्यादा होती है 100 टाइम्स, और जो गामा पार्टिकल्स हैं इनके पास होती हैं 1000 टाइम्स एज दैट ऑफ बीटा पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल के पास होती है 100 टाइम्स एज दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इससे रेडियो एक्टिविटी क्या आई, वजूद में आई। फिर अगर आपको पता होगा जो एक्सरे होते हैं, एक्सरे आर नॉट डिवेटेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैंने इससे पहले बोला था न्यूट्रॉन भी डिवेट नहीं होता है व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डिवेट नहीं होते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स व्हाई ये जो एक्सरेज आर यूज्ड फॉर इंटरनल विजुअलाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स, विजुअलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड ऑर्गन्स, विजुअलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड ऑर्गन्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले हैं किस ईयर में, मिड और वी कैन से दैट हाफ द ईयर ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के हाफ ईयर में, इसके बीच में ये दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए। एक आया विलियम रॉन्गटन, इसने कंसेप्ट ऑफ एक्सरे दिया हमें, और फिर आया हेनरी बैकरल, इसने रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट दिया है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो रेडिएट करते हैं एनर्जी, लाइक इसमें पोलोनियम है, फ्रांसियम है, रेडियम है और प्लैटिनियम है। और दिस वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। आपको याद रखना है थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, ही वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, बट ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इसको नोबेल प्राइज भी मिला है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मॉडल है ये उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आगे एक्सपेरिमेंट हुए, फॉर एग्जांपल रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हम कल देखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।